Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I have been teaching subjects like mathematical methods, statistical methods, econometrics here at Prime Academy since 1996. Now today in this lecture I am going to discuss with you, rather I'll give you a brief idea about the subject Applied Econometrics for BA Honours Economics Semester 5, University of Delhi. देखिए, अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स इकोनॉमिक्स ऑन सेमेस्टर 5, इसमें मैं आपको आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाला हूँ, 3 बातें डिस्कस करूंगा। नंबर 1, इसका सिलेबस क्या है। नंबर 2, हमको कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी है, रीडिंग्स क्या है। एंड नंबर 3, हम लोग अपनी कोचिंग में आपको क्या ऑफर करने वाले हैं। और जैसा मैं अक्सर करता हूँ, पहले हम अपनी बात करते हैं कि हम क्या ऑफर करने वाले हैं, फिर रीडिंग्स बताते हैं और फिर सिलेबस, क्योंकि सिलेबस को बहुत विस्तार से बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए मैं सिलेबस के ऊपर लास्ट में आता हूँ। पहली बात जो मैंने बताया कि व्हाट वी ऑफर, हम लोग आपको क्या ऑफर करने वाले हैं अपनी कोचिंग में। देखिए, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे फुल कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस। ये जो सब्जेक्ट है अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स, इसके हर एक टॉपिक को हमने डिटेल में रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्डिंग 3 लेवल पे होती है। एक लेक्चर होता है कंसेप्ट, जहाँ पे हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। दूसरा लेक्चर होता है जहाँ पे हम प्रैक्टिस मटेरियल, कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करते हैं। और तीसरा होता है लेवल जहाँ पे हम लोग जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को आपको कंसेप्चुअल वीडियो मिलेगा, आपको उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियोज मिलेंगे और पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसके वीडियोज मिलेंगे। राइट। दूसरा आपको मिलेगा क्या, कंप्लीट स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में। हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स और उसके क्वेश्चन बैंक को हमने डेवलप किया है पीडीएफ फॉर्म में। आपको हमारी वेबसाइट के थ्रू ये सब मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। तीसरी बात जो हम प्रोवाइड करते हैं वो है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। और मैं बार बार इस बात पे, अगर आप जो बच्चे पहले से हमारे साथ पढ़ते आए हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूँ कि जो हमारी स्टडीज़ हैं वो सिर्फ हमारे अकेले के पढ़ने से पूरी कंप्लीट नहीं होती। क्लासरूम स्टडी का एक जो एनवायरनमेंट है ऑनलाइन में कैसे प्रोवाइड किया जाता है वो हम करते हैं ऑनलाइन डिस्कशन फोरम से। वेबसाइट के थ्रू आपके अकाउंट में हम प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। और इस ऑनलाइन डिस्कशन फोरम में आप कोई भी, आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई बात है जो आपने नोटिस की या पूछना चाहते हैं, यहाँ पे आप जाके पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट कैसे करते हैं, आप टाइप कर सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन आपको नजर आया, समझ नहीं आ रहा, उसकी फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी मीडियम से आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। और जितने बच्चे डीयू के हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो हमारे कोर्स में एनरोल्ड हैं, ये डिस्कशन फोरम उन सब के अकाउंट के साथ मैप्ड है। कोई एक बच्चा भी जब कोई चीज पोस्ट करता है, सबको नजर आती है किसने क्या पोस्ट किया। आप दूसरे की क्वेरी का आंसर कर सकते हो, आप दूसरे की क्वेरी के साथ अपनी क्वेरी अटैच कर सकते हो। हाँ सर, ये बात मेरे को भी समझ नहीं आई, ये मुझे भी पूछना है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं सोचते, बाकी लोग सोचते हैं, तो उनकी क्वेरी से हमें एडवांटेज मिलता है। इसीलिए क्लासरूम कोचिंग की एक इंपॉर्टेंस होती है। अब क्लासरूम कोचिंग ऑनलाइन में नहीं है तो उसका एक हमारे पास ऑल्टरनेटिव मीडियम क्या है, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। ठीक है, इसके अलावा जब आप पढ़ेंगे वीडियो क्लासेस से तो आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज आ सकती हैं, कोई डाउट्स आ सकते हैं, कोई बात आपको समझ नहीं आई या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, डिस्कशन फोरम में आप नहीं पोस्ट करना चाहते, तो हम लोग लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं। एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक करते हैं, कभी कभी थ्राइस ए वीक करते हैं, कभी कभी 4 टाइम्स ए वीक करते हैं। डिपेंड करता है कि कितने क्वेरीज स्टूडेंट्स हमारे से पूछ रहे हैं। तो इन लाइव सेशंस को हम जूम मीटिंग के थ्रू, अभी तो जूम के थ्रू कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बदलते रहते हैं, कल को किसके थ्रू कर रहे होंगे पता नहीं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट हम जूम के थ्रू करते हैं। तो इस जूम मीटिंग के थ्रू आपको लिंक आएगा, आपको टाइम पता होगा कितने बजे क्लास होनी है, आप उस क्लास को ज्वाइन करेंगे और आपकी जो क्वेरीज हैं वो एकदम लाइव इंटरेक्शन है, जैसे क्लास में होता है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आंसर कर रहा हूं, कोई सॉल्यूशन करना है, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद अब जब आपने पढ़ लिया, आपने क्वेरीज भी पूछ ली, अब मेरी बारी है, अब मैं पूछूंगा आपसे। और हम आपके टेस्ट 2 मोड में कंडक्ट करते हैं। एक तो है मॉक टेस्ट एमसीक्यू फॉर्म में। अब आप कहते हैं, बच्चे अक्सर मुझे बोलते हैं सर हमारा पेपर सब्जेक्टिव है तो मैं मॉक टेस्ट क्यों देने जाऊं, मॉक टेस्ट की क्या जरूरत है। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, जो सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं उसमें अगर आप 90-95% भी ठीक है तो आपको अपनी गलती पता नहीं चलेगी। कई बार 95% वाले को फुल मार्क्स मिल जाते हैं, गलती पता नहीं चलती।
कई बार कुछ कंसेप्चुअल एरर आप कर रहे होते हैं मगर फिर भी टीचर इग्नोर करते हैं और आपको मार्क्स दे देते हैं। लेकिन जो एमसीक्यू टेस्ट होते हैं जहां पे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं और ऐसा लगता है कि ऑप्शन ए और सी में आपको लग रहा है अरे भाई दोनों ही सही लग रहे हैं, ए भी सही है सी भी सही है, लेकिन सही उनमें से कोई एक होता है। तो जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वही मॉक टेस्ट एमसीक्यू टेस्ट में एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच सकता है। तो मॉक टेस्ट ऑब्वियसली आपके एग्जामिनेशन में कई बार आता है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन देता है उसमें 4-5 ऑप्शन देता है, बताओ इसमें कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, वहां पे ये एमसीक्यू आपकी हेल्प करते हैं। इसके बियॉन्ड भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में मॉक टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं मॉक टेस्ट अक्सर अपनी वेबसाइट पे ऐड करवाता रहता हूँ, नए मॉक टेस्ट लगवाता जाता हूँ, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को कई तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिले। इसके बाद सब्जेक्टिव टेस्ट, अब ये बच्चे देना नहीं चाहते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ। सब्जेक्टिव में क्या होता है, हम एक क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते हैं, आपको भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या आपकी मेल पे भेजते हैं, फिर आपको सॉल्व करना है और उसको क्लिक करके वापस हमें मेल करना है, ठीक है, और फिर हम चेक करके उसका आपको आंसर भेजेंगे। हम अपने एंड से कोशिश करते हैं कि बच्चे सब्जेक्टिव टेस्ट दें, ताकि सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होगा, आपको लिखना कैसे है आंसर, प्रेजेंट कैसे करना है, क्या क्या आप गलतियां कर रहे हैं, उसकी आपको एक हम करेक्शन पहले कर देते हैं कि आप क्या गलती कर रहे हैं, इसको और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट। इसके अलावा वीडियोस में मैं बता चुका हूं इस बात को, आपकी जो रीडिंग्स हैं मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, उनके जो बैक क्वेश्चंस होते हैं उन बैक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करके आपको पहले ही दे देते हैं, ताकि जब आप बैक क्वेश्चंस करने लगे, वैसे तो आपको जब कंसेप्ट पढ़ लिया, आपने प्रैक्टिस मटेरियल देख लिया, उसके वीडियो क्वेश्चंस कर लिए, तो बैक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने चाहिए। मगर मैं देखता हूँ कुछ बच्चों को कई बार इशू आ रहा होता है कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो अब अगर आप देखो, बच्चों को पढ़ने का अपना ऑनलाइन में अपना एक हैबिट है, कोई बच्चे रात में पढ़ना पसंद करते हैं, वो रात को 2 बजे पढ़ना शुरू करते हैं और सुबह 5-6 बजे तक पढ़ते रहते हैं। अब पढ़ते पढ़ते उनको लगा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, बज रहे घड़ी में रात के 3:30, सर को क्या थोड़ी फोन करेंगे 3:30 बजे, अब क्या करें, आज का दिन वेस्ट हो गया, अब कल सोचेंगे, सुबह उठेंगे सर तो फोन करेंगे, नहीं। तो हमने आपको सॉल्यूशन पहले ही प्रोवाइड कर दिए कि आप उसी समय सॉल्यूशन पे जाएं, वीडियो पे आप वहां से देख लें, फिर भी अगर डाउट है तो फिर आप डाउट सेशन में आके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ बैक क्वेश्चंस। और मैं बता चुका हूं जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट। अच्छा, अब पास्ट ईयर में क्या होता है, कभी कभी सिलेबस चेंज होते रहते हैं और उस चेंज सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर तो हो चुका वो वाला, अब उसको क्या करेंगे, तो जब मैं वीडियोस वहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ तो बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन अब लेटेस्ट सिलेबस में आपके कोर्स में नहीं है, या वेबसाइट पे मेंशन कर देते हैं ये अब जो क्वेश्चन है नहीं है। अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स में मैंने देखा है कि चीज़ें डिलीट कम होती हैं, ऐड ज़्यादा होती हैं। तो जब पहले पढ़ाते थे तब जो कोर्स था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे इसका कोर्स बढ़ता ही जाता है, ठीक है। बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। पहले तो मैं अगर बात करूं 2013-14 में तो जो आपने सेमेस्टर 4 में जो पढ़ा है इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स, वो भी ऑप्शनल पेपर होता था 3rd ईयर में, ये तो था ही नहीं, ये बाद में ऐड हुआ, वो जब कंपलसरी हो गया फिर बाद में अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स ऐड हो गया, तो बहुत पुराना नहीं है। आप मान लीजिए 2015 में शायद पहली बार इसका पेपर हुआ था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। 2015 में पहली बार अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स का पेपर हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है, बाकी एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत पुराना नहीं है सब्जेक्ट, लेकिन मैंने देखा शुरुआत में जब सब्जेक्ट आया था नया तो उसमें टॉपिक्स कम थे, ग्रेजुअली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें टॉपिक्स ऐड होते गए और अब काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इसका सिलेबस है। सिलेबस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत बड़ा सिलेबस है, पढ़ने में बहुत समय लगने वाला है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को इकोनोमेट्रिक्स में इंटरेस्ट है या जिनको आगे रिसर्च में अपना कैरियर बनाना है या जिनको आगे टीचिंग में जाना है, इकोनॉमिक्स की टीचिंग में जाना है, तो उनके लिए भी इकोनोमेट्रिक्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स, राइट। तो पहली बात होगी कि हम क्या ऑफर करने वाले हैं। दूसरी बात है कि आपको रीडिंग्स कौन सी पढ़नी है। वैसे बहुत सारी रीडिंग्स हैं जहाँ पे आपको पढ़नी है, लेकिन 2 मेन टेक्स्ट बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है। एक बेसिक इकोनोमेट्रिक्स बाय गुजराती, पॉर्टर एंड गुनासेकर, ये एडिशन 5 है एट प्रेजेंट जो हमारे को लगा हुआ है कोर्स में। आपने जो सेमेस्टर 4 में पढ़ा था वो बुक बेसिक इकोनोमेट्रिक्स नहीं थी, वो इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स थी, ये बेसिक इकोनोमेट्रिक्स है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, क्वेश्चन चैप्टर्स के सीक्वेंसेस का डिफरेंस है, कुछ एग्जांपल्स का डिफरेंस है, ठीक है, और ये बुक थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, राइट। इसके अलावा एक और बुक है जो हमको पढ़नी है और वो है इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स बाय जेफरी एम वुडरिच। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत अच्छी बुक है, राइट। ज़्यादातर हमारा जो टेक्स्ट है वो गुजराती में से ही है बेसिकली, कुछ चैप्टर्स हैं जो हमारे को वुडरिच में से पढ़ने हैं,
लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट जो मान लीजिए 90% कंटेंट हमारा गुजराती में से हमको पढ़ना है। आप गूगल वैसे तो बुक्स आप खरीद सकते हैं, गूगल सर्च करेंगे तो आपको इनके पुराने एडिशन के पीडीएफ मिल भी जाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है शायद एडिशन 5 का पीडीएफ गूगल पे अवेलेबल है और वुडरिज का भी शायद गूगल पे अवेलेबल है, सर्च करना पड़ेगा, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है। बाकी बुक्स आप खरीदना चाहे मार्केट से बुक्स परचेज कर सकते हैं, रीडिंग्स तो आप रीडिंग शॉप से खरीदते ही हैं। तो ये 2 कोर टेक्स्ट हैं जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपने आज के बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उस पर आ जाते हैं, वो है हमारा सिलेबस क्या है। देखिए अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स का जो सिलेबस है इसको प्राइमरीली हम 6 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन है एकदम यूजलेस किसी काम का नहीं है, स्टेजेस इन एम्पिरिकल इकोनोमेट्रिक रिसर्च। भाई रिग्रेशन क्या होता है, मॉडल कैसे फिट करते हैं, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, ये सब तो सेमेस्टर 4 में बहुत डिटेल में पढ़कर आ गया। सेक्शन 1.3 में से पढ़ना बताऊंगा अभी आगे आपको, बहुत छोटा सा एक सेक्शन है, बस नाम के लिए, एग्जाम में कुछ नहीं आता इसमें से और ना आना चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। एक सेक्शन है बस खाली समझ लीजिए। दूसरा सेक्शन है हमारे पास लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये जो सेक्शन है ये सेमेस्टर 4 के पूरे कोर्स को रिपीट कर डालता है। सेमेस्टर 4 में जो आपने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ी थी वो A to Z, क्या कहा मैंने, A to Z, वो सारा का सारा टॉपिक यहां पे दोबारा रिपीट होता है आपके सामने। सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, फंक्शनल फॉर्म, डमी वेरिएबल, स्पेसिफिकेशन एरर, उसके बाद आपका मल्टी कोलिनियरिटी, हेट्रोस्किडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन, अभी आगे बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो ये लीनियर, इसमें से क्या एग्जाम में भी पूछा जाएगा वो सब आगे बताऊंगा अभी आपको। सेकंड यूनिट है हमारी लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इसके बाद से नया काम शुरू होता है, एडवांसेस या एडवांस्ड टॉपिक्स होगा, एडवांसेस लिखा गया गलती से, एडवांस्ड टॉपिक्स इन रिग्रेशन एनालिसिस। एडवांस्ड टॉपिक्स, अब एडवांस टॉपिक्स कौन से अभी डिटेल में आपको बताता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैनल डेटा एंड एस्टिमेशन टेक्निक्स, ये भी एक नया कंसेप्ट है पैनल डेटा का। उसके बाद है लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो लास्ट ईयर ही ऐड हुआ था, ये पिछले साल ही, उससे पहले था नहीं कोर्स में, लास्ट ईयर ऐड हुआ था लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल, लॉगिट प्रॉबिट। और इसके बाद टॉपिक 6 है इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर। देखिए वैसे तो हम इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स में भी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर पढ़ते आए हैं, मगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कि आपके जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसको आप किसी सॉफ्टवेयर पे उसके ऊपर एक रिपोर्ट ज़रूर तैयार कर दें। सबसे पॉपुलर एक्सेल है, एक्सेल सबको आता होता है, आर है, ठीक है, स्टेटा है, ग्रेटल है। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की डिमांड करते हैं कि आप इसमें कर दो या उसमें कर दो, लेकिन वो ज़्यादातर मैं देखता हूँ रिजिड नहीं होते। अगर आप बोलेंगे सर मैं आर में कंफर्टेबल हूँ तो अलाउ कर देते हैं, ठीक है आप आर में कर दो। कोई कहेगा नहीं सर मैं तो एक्सेल में कंफर्टेबल हूँ, तो वो भी अलाउ कर देते हैं। आपको सॉफ्टवेयर में उसको मॉडल को जो है रिग्रेशन मॉडल फिट करना आना चाहिए, जो टेस्ट है वो कंडक्ट करने आने चाहिए, रिजल्ट्स ड्राइव करने आने चाहिए, ठीक है, ज़्यादातर अलाउ कर देते हैं। हम क्या करेंगे आपको, हम एक्सेल में प्रोवाइड कर रहे हैं सारा सॉफ्टवेयर। एक्सेल के अंदर हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे कैसे मॉडल फिट करना है, कैसे सारे टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने हैं, उन सब के एक्सेल में लेक्चर्स हैं। और ग्रेजुअली हम लोग आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी लेक्चर्स को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब सब में तो डेवलप करना संभव नहीं होगा, 2 सॉफ्टवेयर्स के अंदर मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। एक्सेल में तो अभी आपको रेडीमेड मिल जाएंगे और आर में हम डेवलपमेंट स्टेज में जल्दी आपको वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो ये टॉपिक 6 है, इसमें बेसिकली करना कुछ नहीं है। एग्जामिनेशन में टॉपिक 6 का क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि डीयू में एग्जाम वो ऑनलाइन मोड पे नहीं लेते हैं, वो तो पेन पेपर पे लेते हैं, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर तो आपके पास होगा नहीं। इंटरनल असेसमेंट के दौरान जो कॉलेज प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स देते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना होता है। आप इंटरनल असेसमेंट जब कर रहे होंगे तो उस समय कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको मिलेगा जो आपको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे बनाकर प्रेजेंट करके देना है अपने टीचर को, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे इनमें से किसी भी एक टॉपिक को उठाकर आप प्रोजेक्ट बना के दे सकते हैं। तो हम हर टॉपिक के ऊपर आपको उसको कैसे यूज़ करना है एक्सेल में वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। मैंने एक्सेल को पहले इसलिए चुना था क्योंकि एक्सेल जो है वो हर बच्चे के कंप्यूटर में होता ही है बाय डिफॉल्ट। विंडोज होती है, एक्सेल होता है, बाकी सॉफ्टवेयर्स उनको लेने पड़ते हैं, डाउनलोड करने पड़ते हैं। कुछ लोग टेक्स्ट हेवी होते हैं, कुछ टेक्स्ट हेवी नहीं होते हैं। तो एक्सेल, तो दूसरी वजह है कि एक्सेल को लेकर बच्चे शुरू से कंफर्टेबल होते हैं, स्कूल लेवल से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, एक्सेल उनको अच्छे से आता भी होता है। बस हमें उनको कमांड सिखानी होती है, कहाँ कौन सी जगह पे क्या चीज़ होगी, कैसे आपको उसको ये टेस्ट कैसे करना है या ये काम कैसे करना है, वो बस आपको सिखाना है, ठीक है।
तो टॉपिक 6 का जो है अलग से कोई काम नहीं है, टॉपिक 6 का उसको हर टॉपिक के अंदर जहाँ जहाँ पे आपको कोई कंसेप्ट पढ़ेंगे उसकी जो टेस्टिंग है या उसका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे होगा वो आपको सीखना है। तो 1 और 6 को अगर मैं हटा दूं यहाँ से तो मेनली मेरा जो कंटेंट है वो 2, 3, 4, 5 ये 4 जो यूनिट्स हैं इनमें बटा हुआ है, इनको डिटेल में आपको स्टडी करना है। अब एक एक करके इनके ऊपर चलते हैं जरा कि क्या है ये टॉपिक्स। सबसे पहले सर हम टॉपिक 1 की बात कर रहे हैं, स्टेजेस इन एम्पेरिकल इकोनोमेट्रिक रिसर्च। मैंने बताया आपको कि इसमें क्या है कि रिग्रेशन क्या होता है, मीनिंग क्या है रिग्रेशन का, डेटा क्या होता है, मॉडल कैसे फिट करना चाहिए। और हमने यहाँ पर इस टॉपिक में आपको मैंने इसी यूनिट के अंदर जो सेमेस्टर 4 का सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन है उसको आपको उसके वीडियोस दिए हैं। वैसे इस कोर्स में नहीं है वो, सिंपल मल्टीपल नहीं है, मगर वीडियोस आपके यहाँ पे दे दिए हैं। कोई बच्चा कह दे सर मैं तो भूल गया या उस समय नहीं पढ़ पाया था, दिस एंड दैट, ये वजह वो वजह, तो कोई एक्सक्यूज ना हो किसी का, सर मेरे को नहीं आता, तो एक्सक्यूज ना हो। तो हमने आपको सिंपल मल्टीपल के रिग्रेशन की वीडियोस दे दी है। साथ में इसी टॉपिक के अंदर हमने आपको सिखाया कि आप एक सिंपल रिग्रेशन मॉडल को डेटा के साथ एक्सेल में कैसे फिट कर सकते हैं, सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल को डेटा के साथ एक्सेल में कैसे फिट कर सकते हैं। मॉडल फिटिंग जो है एक्सेल में हमने यहाँ पे आपको सिखाई, उसकी वीडियोस आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर। अब जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और ये है एस्टिमेशन, स्पेसिफिकेशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। मैंने आपको बताया था अभी कि इसके अंदर सेमेस्टर 4 में जो आपने इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स का कोर्स पढ़ा था A to Z सब के सब दोबारा आपके सामने आ जाने वाला है वो, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स अप्रोच, ये एक नया है, ये टॉपिक नया है जरूर और ये इंपॉर्टेंट भी है। आपको रिग्रेशन मॉडल को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अभी डिटेल में आऊंगा क्या क्या चीजें उसके अंदर पढ़नी है। मैट्रिक्स फॉर्म में, अभी छोटी सी बात बोल रहा हूं, मैट्रिक्स फॉर्म में रिग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आपको पढ़ना है। गुजराती में एक अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स सी, उसमें से फंक्शनल फॉर्म पढ़ना है चैप्टर 2 गुजराती में से। अब आप कहेंगे सर हमारी गुजराती में तो चैप्टर 2 फंक्शनल फॉर्म नहीं था। सर इस बुक का नाम अलग है, ये बेसिक इकोनोमेट्रिक्स है, अलग बुक है, आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, आपकी वाली बुक अलग थी, ठीक है। इसके बाद है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, जिसको आप डमी वेरिएबल्स बोलते हैं, चैप्टर 3 से पढ़ना है गुजराती में से। उसके बाद चैप्टर 4 मल्टी कोलिनियरिटी, चैप्टर 4 से पढ़ना है गुजराती में से। उसके बाद हेट्रोस्किडास्टिसिटी, चैप्टर 5 से पढ़ना है गुजराती में से। उसके बाद ऑटो कोरिलेशन, चैप्टर 6 से पढ़ना है गुजराती में से। और उसके बाद मॉडल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, वो अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग याद होगा आपको, चैप्टर 13 से पढ़ना है गुजराती से। और 9.5 सेक्शन पढ़ना है वुडरिज का इसमें। अब ये सब कुछ तो आप सेमेस्टर 2 में पढ़कर, सेमेस्टर 4 में पढ़कर आए, मैट्रिक्स अप्रोच छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़कर आए वहां पर। तो क्या दोबारा पूछेगा आपसे वो? वहां तो टेस्ट हो गया आपका, तो आपसे इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस आएंगे क्या, मैं बताता हूं। देखिए ये जिन पे मैंने मार्क लगा दिए, देख रहे हैं आप, ये जो ग्रीन फ्लैश कर रहा है आपको, मैट्रिक्स अप्रोच, डमी वेरिएबल्स और मॉडल स्पेसिफिकेशन, इनको अगर मैं छोड़ दूं तो बाकियों से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसका चांस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो क्या सर मैं छोड़ के चला जाऊं उनको? नहीं सर, नहीं छोड़ सकते, कभी आ गया फिर क्या करोगे। मैं ये बोल रहा हूं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, मैंने ये नहीं कहा कि आएगा ही नहीं। इसलिए एक बार उनको रिवाइज करना, रिव्यू करना जरूरी है। आप जानते जरूर होंगे उनको, क्योंकि आप डिटेल में पढ़कर आए हैं, आप डिटेल में पढ़कर आए हैं उनको, तो आप जानते जरूर हैं। तो उनको बस रिव्यू करना आपका काम है, रिवाइज करना आपका काम है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा ध्यान से क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स अप्रोच, उसका क्वेश्चन आएगा ही, विदाउट एनी एक्सेप्शन। नहीं हो सकता कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन ना आए, आएगा ही। डमी वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा ही, और मॉडल स्पेसिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा ही, हर साल आता है। 99.99% चांस। अब देखो 100% तो कभी बोलना नहीं चाहिए, कभी ऐसा हो जाए कि एग्जामिनर का मूड बदल जाए, क्वेश्चन ना डाले वो। लेकिन जितने भी पेपर हुए उन सब में इनके क्वेश्चंस आए ही हैं, इसलिए हम मान सकते हैं इनका क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अच्छा जी, इसके बाद अब आते हैं चैप्टर वाइज, अब उसके डिटेल्स में आ जाते हैं। मैं उन चैप्टर्स की बात करूंगा जिन पे मैंने ग्रीन मार्क लगाए हैं, जिनके ऊपर, जिनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, उनको डिटेल में बता देता हूँ। बाकी तो आप जानते हैं, फंक्शनल फॉर्म जानते हैं आप क्या था, आप मल्टी कोलिनियरिटी, हेट्रोस्किडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन, उन सबके तो आपको उनके जो हैं कंसिक्वेंसेस, उनके जो कंसिक्वेंसेस हैं, रेमेडियल मेजर्स हैं, वो सब पढ़ने होते हैं, ठीक है। खैर, मैट्रिक्स अप्रोच। अब मैट्रिक्स अप्रोच में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिग्रेशन फंक्शन। एक रिग्रेशन मॉडल है आपके पास,
उसका पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, उसका सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पहली चीज़ ये सीखनी है। दूसरी बात सीखनी है जो हमारी अजम्पशंस होती हैं क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल CLRM बोलते हैं, उन CLRM की अजम्पशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो सारी जो अजम्पशंस पढ़ी थी आपने, उन सब अजम्पशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म में OLS एस्टिमेशन, जो आप OLS पढ़ते थे, बीटा कैप, बीटा 1 कैप, बीटा 2 कैप की वैल्यूज, उन वैल्यूज को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है वो पढ़ना है। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है सर। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, या जो OLS एस्टिमेटर्स हैं उनके वेरिएंस निकालने के काम आते हैं यहाँ पे, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। फिर गॉस मार्कोव थ्योरम इन मैट्रिक्स फॉर्म, गॉस मार्कोव इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R² जो होता है मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और लास्टली है कोरिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हमको मैट्रिक्स फॉर्म में पढ़ने हैं। ये एक नया कंसेप्ट है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ है। किसी बच्चे ने सेमेस्टर 4 में पढ़ लिया हो, अगर उसके पास बेसिक इकोनोमेट्रिक्स हो, उसने अपेंडिक्स खोल लिया पढ़ लिया, अलग बात है, वरना कोर्स में नहीं था, आपने नहीं पढ़ा हुआ, हमेशा मानते। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिग्रेशन फंक्शन, उसके बाद OLS एस्टिमेशन, तो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही है। वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, इसका क्वेश्चन भी अक्सर आया होता है, इसकी डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन अक्सर आई होती है एग्जाम में। ठीक है, गॉस मार्कोव थ्योरम में जैसे पहले भी प्रूफ्स आते रहे, इसमें किसी एक का प्रूफ आपसे मैट्रिक्स फॉर्म में पूछ सकता है, और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी पूछ सकता है। कोरिलेशन मैट्रिक्स एक आध बार शायद आया हुआ है, ज़्यादा बार नहीं आया हुआ, एक आध बार आया हुआ है, मगर ये भी CLRM assumptions भी शायद एक आध बार आई हुई हैं, ज़्यादा बार नहीं आई हुई। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है। थोड़ा सा इसमें क्या है कि चीज़ें लंबी हो जाती हैं, सॉल्व मैट्रिक्स बनाना और उसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। जैसे उस पहले सिंपल रिग्रेशन में पढ़ते थे, वहाँ टाइम कम लगता था, यहाँ थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हैं रिप्रेजेंटेशन की, और क्योंकि नया एक प्रेजेंटेशन है तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ को दोबारा से याद करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो मेरी एडवाइस ये होगी जब लेक्चर से पढ़ लेंगे तो इसके जो फॉर्मूलाज हैं उसकी एक फॉर्मूला शीट बना लीजिएगा। फॉर्मूला शीट हम आपको फॉर्मूला देते हैं अपने नोट्स में लिखकर, लेकिन आप अपने हाथ से जब फॉर्मूला शीट बनाते हैं तो ही आपको याद होंगे, देख के याद नहीं होंगे। जब आप खुद से लिखेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, तो याद होंगे। इसलिए आप अपने खुद से फॉर्मूला शीट बनाइए इसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, डमी वेरिएबल्स, या पढ़कर आए हैं, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया था सेमेस्टर 4 में आपको, एज इट इज वही चैप्टर दोबारा आपके सामने आने वाला है। मैंने जो यहाँ पे कंटेंट था सारा वहाँ पढ़ा दिया था आपको। वहाँ कन्फ्यूजन था कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सर छोड़ दूँ क्या, तो मैंने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया था, पूरा का पूरा टोटल, वो टोटल चैप्टर यहाँ पे दोबारा रिपीट है। ठीक है, पहले तो रिग्रेशन मॉडल विद क्वालिटेटिव रिग्रेसर्स, एनोवा, एनकोवा, उसके बाद डमी वेरिएबल ट्रैप क्या होता है, उसके बाद इंटरैक्टिव डमीज क्या होती हैं, चाउ टेस्ट फॉर स्ट्रक्चरल चेंज, डमी वेरिएबल फॉर स्ट्रक्चरल चेंज, डमी वेरिएबल फॉर सीजनल वेरिएशन, ये सब टॉपिक्स वहाँ भी पढ़े थे, ये सब टॉपिक्स यहाँ भी हैं। मगर एग्जाम में क्वेश्चन में इस बार जो है सेमेस्टर 5 में सिर्फ 2 टॉपिक्स में से आता हुआ देखा मैंने, एक चाउ टेस्ट से और एक डमी वेरिएबल्स इन स्ट्रक्चरल चेंज। इसका क्वेश्चन मैंने आते हुए देखा है, बाकी टॉपिक्स जो बेसिक है उनका क्वेश्चन आते हुए यहाँ पे नहीं देखा है। तो इन 2 टॉपिक्स को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, चाउ टेस्ट को और डमी वेरिएबल इन स्ट्रक्चरल चेंज, या डमी वेरिएबल एज ऑल्टरनेटिव ऑफ चाउ टेस्ट के नाम से मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। ठीक है, खैर लेक्चर दोबारा मिलेंगे आपको, पूरे के पूरे लेक्चर दोबारा मिलेंगे, सब चीज़ हम डिटेल में वापस से पढ़ाई हैं, तो इनको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद है मॉडल स्पेसिफिकेशन, चैप्टर 13 गुजराती में से और 9.5 वुडरिज में से। ये आप पढ़कर आए हैं, लेकिन इसमें कुछ एडिशंस हैं, आप पढ़कर आए हैं इसको। आपने अंडर फिटिंग पढ़ा था, ओवर फिटिंग पढ़ा था, मगर यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, जैसे ओमिशन अंडर फिटिंग पढ़ना है आपको, इंक्लूजन ऑफ अननेसेसरी ओवर फिटिंग पढ़ना है, उनके कंसिक्वेंसेस पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद अडॉप्शन ऑफ रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म, वहाँ पे इसका नाम लिखवाया था, पढ़ाया नहीं था, सेमेस्टर 4 में सिर्फ नाम लिखवाया था कि ये भी एक एरर होती है, लेकिन पढ़ाया नहीं था, यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद एरर्स ऑफ मेजरमेंट, इसका भी नाम लिखवाया था, पढ़ाया नहीं था, यहाँ पढ़ेंगे एरर्स ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, कैसे उसको ट्रीट करते हैं। उसके बाद ये टेस्ट हैं, हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर ओमिटेड वेरिएबल्स एंड इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म, बहुत सारे टेस्ट हैं इसमें, स्टडी ऑफ रेजिडुअल्स है, LM टेस्ट है, अटम शटम, और D टेस्ट है, वो जो आपने पढ़ा था ऑटो कोरिलेशन में D टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं। ठीक है, उन टेस्ट को पढ़ेंगे। फिर मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आप वहाँ पढ़ते थे R², एडजस्टेड R², यहाँ पे SIC, AIC, बहुत सारे और क्राइटेरियन हैं,
तो थोड़ी लिस्ट वो लंबी हो गई कि कैसे कहें, अगर दो मॉडल्स में कंपैरिजन करना है कि ये मॉडल अच्छा है या वो मॉडल अच्छा। आपको याद होगा वहाँ पे आपको पढ़ाते थे हम कि अगर एक मॉडल में 3 वेरिएबल हैं, दूसरे मॉडल में 4 वेरिएबल हैं, तो हम बोलते थे जिसका एडजस्टेड आर स्क्वायर ज़्यादा हो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। मगर अब यहाँ पे हम उसके आगे भी चले जाएंगे, SIC क्राइटेरियन भी पढ़ाएंगे, AIC क्राइटेरियन भी पढ़ाएंगे, और भी क्राइटेरियन जो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, मेलो CP क्राइटेरियन है। तो इस टॉपिक में कुछ नए कंसेप्ट हैं जो आपने पढ़ने हैं यहाँ पर, राइट। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें से, एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है इसमें से। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया पे लगाना भूल गया हूँ शायद, इसमें तो सब पे ही लगना चाहिए, ये लगने से रह गया है, आई एम सॉरी, ये लगने से रह गया, इस पे ये सब पे लगेगा, ये A to F सब पे लगेगा सर, किसी का भी टॉपिक का क्वेश्चन आता है इसमें से तो A B C D E F सब पे लगेगा, सबको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसको आप भूल जाइए। यहाँ पे जो लिंक लगे हैं जिन्होंने लगाए हैं वो मिस कर गए, ठीक है। ये जो ग्रीन सिग्नल आपको मिल रहे हैं ये सब पे हैं, A B C D E F सब पर हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये सब के सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, सब में से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसके कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो मैंने टॉपिक 2 में से उन चैप्टर्स का आपको डिस्कस किया आपके साथ जो एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। फंक्शनल फॉर्म को डिस्कस नहीं करा, डबल लॉग मॉडल, मल्टीपल लॉग मॉडल, लॉग लिन लॉग, ठीक है, रेसिप्रोकल, रिग्रेशन टू ऑरिजिन, ठीक है, उनके क्वेश्चन जनरली नहीं आते। वो जो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल था उसका क्वेश्चन एक आध बार आया हुआ है, जो आपने पढ़ा था स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन मॉडल्स ऑन स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स का क्वेश्चन एक आध बार आया हुआ है यहाँ पर सेमेस्टर 5 में, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ताकि ध्यान रहे कि क्या आपको पढ़ना है। डमी तो बता दिया। मल्टी कोलिनियरिटी, हेट्रोस्किडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन के क्वेश्चन जनरली मैंने यहाँ पे आते हुए देखे नहीं आएंगे, मैं इस बात को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि आने का चांस बहुत कम है, ठीक है। और जो आने वाले जिनके चांसेस ज़्यादा उनको मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे टॉपिक, वह है एडवांस्ड टॉपिक्स इन रिग्रेशन एनालिसिस। अब ये एडवांस टॉपिक्स क्या है जी, इसमें आपको पढ़ना है डायनामिक इकोनोमेट्रिक मॉडल्स, आपको पढ़ना है इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स IVs, और आपको पढ़ना है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। डायनामिक मॉडल्स और साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ना है गुजराती में से चैप्टर 17 चैप्टर 18, और IV पढ़ना है आपको वुडब्रिज में से चैप्टर नंबर 15। ये एकदम नए कंसेप्ट है, इस बारे में आप पहले से कुछ नहीं जानते हैं, कुछ अता पता नहीं है इस बारे में, हम ऐसा मानते हैं। किसने पहले पढ़ा हो कहीं पे अलग सब्जेक्ट में कुछ बात सीखी हो तो अलग बात है। हमने इकोनोमेट्रिक्स में सेमेस्टर 4 में इन बातों का डिस्कशन नहीं कर रखा है, क्योंकि सेमेस्टर 4 के कोर्स में नहीं थे, एकदम नए टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन तीनों में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नए हैं तो क्वेश्चन आएंगे। वो किसी भी चैप्टर को एज एन एक्सेप्शन नहीं लेता एग्जामिनर, हर चैप्टर में से क्वेश्चन डालता ही है। अब वो डिपेंड करता है किस टॉपिक का डाल दे, हर चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है, तो एक्सेप्शन नहीं है, को आप छोड़ नहीं सकते। हम बच्चे लगाते रहते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इतने क्वेश्चन आएंगे, इतनी चॉइस होगी, ये वो दिस दैट। कई बार वो क्या करता है क्वेश्चन में A पार्ट इस चैप्टर का, B पार्ट उसका, C उसका, और ऐसा बैठाता है परमुटेशन, तो कोई चैप्टर छूट नहीं सकता। इसलिए हम तो एडवाइस नहीं करेंगे आप चैप्टर छोड़ के जाएं कोई भी। सिलेबस बड़ा है नो डाउट, लेकिन पढ़ना पड़ेगा पूरा। पढ़ना इसलिए भी चाहिए कि आपको नॉलेज पूरी तभी मिलेगी जो आगे आपके काम आएगी। अब इन चैप्टर्स को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहला डायनामिक इकोनोमेट्रिक मॉडल जो है, उसमें सबसे पहला टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स। आपको याद होगा आपने ऑटो कोरिलेशन में पढ़ा था ना कि अगर कोई वेरिएबल, अगर हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका लैग्ड वेरिएबल इंडिपेंडेंट में है तो हम आप पर डार्विन वाटसन डी टेस्ट नहीं लगा सकते, याद होगा आपको। तो अगर जैसे yt इज इक्वल टू β1 प्लस β2 xt प्लस β3 yt माइनस 1, ये लैग्ड वेरिएबल आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो अगर ऐसे लैग्ड वेरिएबल वाले मॉडल होंगे, उनका एस्टिमेशन कैसे करना है, ये चैप्टर इस बारे में। तो अगर मेरे पास कोई लैग्ड वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल की लैग्ड वैल्यू वहां पर इंडिपेंडेंट में है मेरे पास, तो उसकी एस्टिमेशन कैसे होगी। जैसे इस साल का प्राइस, आप कैसे प्राइस डिसाइड करते हैं, पिछले साल क्या प्राइस था उसके बेसिस पे इस साल का प्राइस डिसाइड करते हैं, तो लैग्ड वेरिएबल है ये। आप इस साल के प्राइस के डिसीजन में पिछले साल के प्राइस को कंसिडर कर रहे हैं, लैग्ड वेरिएबल है, तो इनका एस्टिमेशन कैसे होगा, उसी बारे में पूरा चैप्टर है। इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं, क्वाइसिक अप्रोच टू डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसमें से मैं देखता हूँ लगभग सभी के सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, तो बहुत मजेदार टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल नहीं है, नया है, इसकी मुश्किल यही है कि नया है। और मैं बताऊं आपको, जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट करती हैं, उसके अंदर भी ये चैप्टर जो है
ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अंदर है और इसके क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं, वहाँ भी कंसेप्ट आपके काम आएंगे। तो सिर्फ अंडर ग्रेड में नहीं, जो पोस्ट ग्रेड कर रहे हैं बच्चे या अलग यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उनके भी काम में ये चैप्टर आने वाला है, बहुत काम का टॉपिक है। दूसरा है अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस मॉडल, उसके बाद है स्टॉक एडजस्टमेंट या इसको पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल बोलते हैं, PAM। PAM नाम से बहुत पॉपुलर है, एग्जाम में क्वेश्चन भी से लिखता है PAM, पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल या स्टॉक एडजस्टमेंट मॉडल। उसके बाद है एस्टिमेशन ऑफ ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स। ठीक है, ये तो एस्टिमेशन करना है हमको इन सबका अलग अलग मॉडल से, इनका कंपैरिजन भी है, अडेप्टिव का और पार्शियल का कंपैरिजन भी करना है फिर हमको। ठीक है, उसके बाद फिर डिटेक्शन करना है हमको, ऑटो कोरिलेशन है क्या ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में, उसके भी टेस्ट हैं, वो टेस्ट हमको यूज करने हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रैंगर कॉजैलिटी टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इतना मजेदार टेस्ट है, बहुत बढ़िया टेस्ट है, मेरे को बहुत पसंद है। और ये एक कंसेप्ट है जिस पे बेस्ड है, आप जब पढ़ेंगे, अभी तो बताऊंगा तो समझ नहीं आएगी बुरी बात, उस कंसेप्ट पे बेस्ड है, जब पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में आपको उसको। और मजे की बात ये है कि यहाँ से आगे जहाँ जहाँ पर भी इकोनोमेट्रिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनका जब एग्जाम लेते हैं तो उसमें ये ग्रैंगर टेस्ट जो है ये तो अक्सर मेरे को नजर आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, नया है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सिलेबस बहुत मुश्किल है, मैं आपको ये कहूंगा सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, स्ट्रेच्ड है, और इस बार पिछले साल से एक दो टॉपिक और ऐड कर दिए तो और स्ट्रेच्ड हो गया, सिलेबस बड़ा है, चीजें याद करने के लिए बहुत सारी हैं। ठीक है, मुश्किल नहीं है, एक चैप्टर मुश्किल लगता है मेरे को, जो बच्चे मुझे फीडबैक देते हैं उसके बेसिस पे बोलता हूँ, और वो ये चैप्टर है इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स का। देखो क्या है कि जैसे आपको ये स्टडी करना है कि लेबर की क्वालिटी क्या है, वर्कर की क्वालिटी क्या है। अब क्वालिटी को कैसे पता लगाओगे, कोई वर्कर बहुत अच्छा होता है, कोई वर्कर एवरेज होता है, कोई वर्कर बहुत खराब होता है। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि इस वेरिएबल का इंपैक्ट बहुत बड़ा है। अगर आपके पास जो वर्कफोर्स है उसमें जो वर्कर्स हैं बहुत ईमानदार हैं, मेहनती हैं, पूरी जान लगा के आपके लिए काम करते हैं, तो आपकी टीम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, फिर आप नंबर 1 बनने वाले हो। लेकिन आपके वर्कर ऐसे हैं लेथार्जिक, आलसी, सोए हुए दिन भर, आप गए नहीं ऑफिस से इधर उधर और लगे गप्पे मारने में, छोड़ दिया काम धंधा सब कुछ, तो आपकी जो टीम है वो सबसे पीछे रह जाएगी। अब ये एक इतना इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, लेकिन इसको मेजर करना कितना मुश्किल है, तो इसके लिए हम एक प्रॉक्सी ढूंढते हैं कि प्रॉक्सी क्या है, कोई प्रॉक्सी वेरिएबल मिल जाए जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकें। तो उस प्रॉक्सी के कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस होगा। थोड़ी सी यहाँ पे टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं और थोड़े से थियोरेटिकल कंसेप्ट्स भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए मैं अपना जो फीडबैक है, आपको बच्चों का जो फीडबैक आता है वो आपको बता रहा हूँ कि इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस चैप्टर बच्चों का फीडबैक ये रहता है, सर थोड़ा सा मुश्किल है चैप्टर ये। ठीक है, तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है कि इस चैप्टर को आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ लें, ताकि आपको इसको सारे के सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए, कुछ छूट ना जाए आपके हाथ से, ध्यान रखिएगा। इसमें पढ़ना क्या क्या, अभी तो सिर्फ नाम पता है, अभी कंसेप्ट पढ़े नहीं है आपने, नाम पता है। वो जो आपने ओमिशन पढ़ा था ना मॉडल स्पेसिफिकेशन में, ओमिशन ऑफ वेरिएबल, अंडर फिटिंग जो पढ़ा था, उस अंडर फिटिंग को भी हम आईवी से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं आईवी की विद ए पुअर इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल, और पढ़ते हैं आईवी एस्टिमेशन ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, और एक लास्ट टॉपिक है आईवी सॉल्यूशंस टू एरर्स इन वेरिएबल्स प्रॉब्लम्स। अभी मैं सिर्फ नाम बता सकता हूँ, कंसेप्ट आपने पढ़ा नहीं हुआ है, तो मैं अगर इनके डिटेल में जाऊंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, और आज की क्लास का पर्पस भी ये नहीं है कि मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाने बैठ जाऊँ, बस आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ना आए ये हो नहीं सकता है। मुश्किल है ना सर, तो क्यों नहीं आएगा, 2 भी आ सकते हैं, एक तो जरूर आएगा। तो इसके सब के सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत तसल्ली से मैंने बोला आपको पढ़ना है इस चैप्टर को, बहुत डिटेल में पढ़ना है। हमने अच्छे से लेक्चर आपको दिए हैं रिकॉर्ड करके, कंसेप्ट्स के दिए हैं, क्वेश्चंस के दिए हैं, आप तसल्ली से इनको पढ़िए, और डाउट सेशन में कोई डाउट है तो आके डिस्कस कीजिए। याद रखिएगा चैप्टर, मैं आप फीडबैक बता रहा हूँ आपको, जो पास्ट ईयर से बच्चों का फीडबैक आता है वो आपको बता रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चों का चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो आपको ध्यान देना होगा। इसका अगला चैप्टर है बेटे साइमल्टेनियस इक्वेशन, बहुत आसान है, बहुत आसान है।
नया है लेकिन आसान है, आप इसको जानते भी हैं मगर सोचा नहीं होगा आपने कभी ऐसा, आप जानते हैं इसको। देखो एक एग्जांपल दूं आपको, आपने मैक्रो पढ़ा था ISLI मॉडल, आपने क्या पढ़ा था IS की इक्वेशन y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी, सो y डिपेंड्स अपॉन c, ऐसा ही है ना, y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी, मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल है, c इंडिपेंडेंट है, और c क्या था, c इज इक्वल टू c बार प्लस c1 ब्रैकेट में y माइनस t, c डिपेंड्स अपॉन y, y डिपेंड्स अपॉन c, c डिपेंड्स अपॉन y, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। तो अगर ऐसे वेरिएबल्स हैं जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, a डिपेंड्स अपॉन b, b डिपेंड्स अपॉन a, तो उनकी जो इक्वेशंस हैं उनको एक साथ कैसे सॉल्व करें वो यहां पे सीखने वाले हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, मुश्किल नहीं है, कतई मुश्किल नहीं है, आसान है, और इसका एक क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आते देखे मैंने। ये भी जो चैप्टर है आपका, ये इनिशियली सिलेबस का पार्ट नहीं था, बाद में ऐड हुआ था, मुझे ईयर याद नहीं कब से ऐड किया उन्होंने, लेकिन ये इनिशियली पार्ट नहीं था सिलेबस का, बाद में ऐड किया था। तो इसमें आपको पढ़ना है नेचर ऑफ एस्टिमेशन, नेचर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, आपको पढ़ना है एग्जांपल्स, जो मैंने अभी 2 एग्जांपल आपके सामने रखे भी हैं, आपको पढ़ना है साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस, ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। और ये लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं, नेचर सिर्फ एक थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन है, लास्ट के 2 टॉपिक्स उनको ध्यान से पढ़ना है। इसमें से जो नंबर बी है एग्जाम्पल्स, उसी का क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान है, समझ में आ जाएगा, मजा आएगा। अच्छा जी, पैनल डेटा टॉपिक 4 है, अब टॉपिक 4 शुरू हो गया। यूनिट 1 हमने बता दिया आपको, यूनिट 2 बता दी, यूनिट 3 बता दी, यूनिट 4 भी आ रही है। यूनिट 4 में एक ही चैप्टर है, पैनल डेटा रिग्रेशन मॉडल्स। देखो एक आपको आइडिया देता हूं, आपने पढ़ा था ना कि एक तो आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्रॉस सेक्शनल होते हैं, क्रॉस सेक्शनल यानी किसी एक पॉइंट इन टाइम पे आप अलग अलग चीजों के डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो दूसरा डेटा होता है वो कैसा होता है, टाइम सीरीज, जहां पे एक वेरिएबल को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आप एक पॉइंट इन टाइम पे किसी एक ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर मान लीजिए 70 कॉलेजेस है, तो उन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर आपने 22, 23 के सेशन के लिए रिकॉर्ड करने हैं, तो वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल है। हर कॉलेज में अलग अलग कोर्सेज हैं, हर कॉलेज का अपना अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर कॉलेज में जो एडमिशन प्रोसेस थी वो डिफरेंट थी, किसी का कट ऑफ 100% था, किसी का कट ऑफ 80% था। ठीक है, तो ऑब्वियसली 100% वाला बच्चा जो है ऑन एन एवरेज उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है 80% वाले बच्चे से। ठीक है, तो एक क्रॉस सेक्शनल डेटा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप किसी एक ही कॉलेज, मान लीजिए SRCC कॉलेज के आप स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को स्टडी कर रहे हैं फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, तो एक टाइम सीरीज डेटा है। अगर आपके पास ऐसा मॉडल है जिसमें टाइम सीरीज डेटा भी है, क्रॉस सेक्शनल डेटा भी है, तो वो क्या है, पैनल डेटा है। आइडिया मिल गया, डिटेल स्टडी तो चैप्टर में ही करेंगे एक आइडिया दे देगा मैंने आपको खाली। ठीक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और आप इसको रियल लाइफ में जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपको सिखाएंगे, डेटा लीजिए नेट से, स्टडी कीजिए, डेटा निकालिए, लगाइए और स्टडी कीजिए, और बनाइए अपना यूट्यूब चैनल। आजकल तो चल रहा है बहुत ज़रा, ये हर कोई सोशल मीडिया पे है। आप डेटा लीजिए, रिजल्ट निकालिए, रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड हैं, चैनल पे जाइए, बताइए, दीजिए अपना जो है ज्ञान कि देखिए इतने सालों में ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, वैसे हुआ। और जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं तो फिर आपका थोड़ा सा जो IQ है वो बड़ा हो जाता है। इकोनॉमिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा IQ ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उनको थोड़ा सा भाषण देने की आदत भी होती है, जैसे मेरे को है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या हमारे को, सबसे पहले पढ़ना आपको मीनिंग ऑफ पैनल डेटा, मतलब क्या है। मैंने मतलब तो वैसे एक बेसिक आइडिया दिया आपको, डिटेल में पढ़ेंगे मतलब। फिर आपको पढ़ना है इसको अब फिट कैसे करना है, इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं। पूल्ड OLS रिग्रेशन एक है हमारे पास, एक है फिक्स्ड इफेक्ट लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल, फिक्स्ड इफेक्ट LSDV बोलते हैं इसको। एक है हमारे पास फिक्स्ड इफेक्ट विद इन ग्रुप मॉडल, एक है हमारे पास रैंडम इफेक्ट मॉडल। फिर इसके बाद ये मॉडल जब पढ़ लिए, इसके बाद हम टेस्ट करते हैं, हॉसमैन टेस्ट है हमारे पास, और एक ब्रूश-पागन लेग्रांजे, पागल नहीं पागन, ब्रूश-पागन लेग्रांजे मल्टीप्लायर टेस्ट। मुझे ध्यान है बच्चे जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो इस नाम को लेके बच्चे बड़े ही, उनको बड़ा मजा आता है नाम सुन के, बोला कहते सर ये टेस्ट बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार है। थोड़े स्टेप्स हैं, ऑब्वियसली स्टेप्स थोड़े से हैं, याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे बहुत पसंद है चैप्टर ये।
एक्चुअली मेरे को इकोनोमेट्रिक सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये चैप्टर पसंद है, वो चैप्टर पसंद है, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट बहुत पसंद है बोला, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल सब्जेक्ट है, हम बहुत जगह इसको इस्तेमाल करते हैं। हम जब देखिए एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो कोई कंसेप्ट अगर हमको टेस्ट करना होता है, डेटा लेते हैं नेट से, सॉफ्टवेयर में गए, लगाया, रिजल्ट निकाला, चेक कर लिया, टेस्ट करे क्या इसमें ये टेस्ट है, वो टेस्ट कर करके रिजल्ट निकाल लिया, हाँ जी ये सही है। जिसको ये सब्जेक्ट आता है और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स भी आती है, वो स्टॉक मार्केट से भी अच्छा पैसा कमा सकता है। ठीक है, अब बच्चों का इंटरेस्ट जाग जाएगा, अरे सर स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया है, तो इतना आसान नहीं होता, पहले पढ़ो सीखो उसके बाद। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला, बहुत ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको जिन पे ग्रीन मार्क लगा दिए, इनके क्वेश्चन तो अक्सर आए मिलेंगे आपको। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। और इसके बाद एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, ये लास्ट ईयर ऐड हुआ था, लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स रिग्रेशन मॉडल। ये क्या है बेसिकली, देखिए ये चैप्टर है, अब तक आपने जो पढ़ा था, पहले आपने जो डमी वेरिएबल पढ़ा था, आपने उसमें पढ़ा था कि अगर आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स क्वालिटेटिव हैं तो क्या होगा, यानी अगर y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 डमी वो है तो क्या होगा। लेकिन अगर ये जो y भाई साहब हैं डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर यही डमी है, अगर यही क्वालिटी वेरिएबल है तो क्या होगा, वो तो पढ़ा ही नहीं। मुझसे बच्चे पूछते रहे सर उसमें सेमेस्टर 4 में कि सर अगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल डमी हो गया तो क्या होगा, मैं बोलता रहा वेट करो आगे पढ़ेंगे, वो आगे आ गया। अब क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स रिग्रेशन मॉडल्स, अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटी वेरिएबल है तब उस मॉडल को कैसे फिट करना है, उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है, वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसके अंदर हमको कुछ मॉडल्स हैं जो स्टडी करने हैं। सबसे पहले पढ़ना है लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, बहुत बेसिक है, बहुत आसान है। उसके बाद हम लॉगिट मॉडल पढ़ते हैं, उसके बाद हम ग्रुप लॉगिट पढ़ते हैं, प्रॉबिट पढ़ते हैं, और एक लास्ट मॉडल है टॉबिट। ठीक है, इनमें से मैं आपको बताऊं तो लॉगिट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्रॉबिट, उसके बाद लीनियर प्रोबेबिलिटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी ग्रुप लॉगिट, टॉबिट, क्वेश्चन किसी का भी आ सकता है नया। देखिए मैंने कहा एक ही बार एग्जाम में आना था, पिछली बार तो एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया, वो कोविड की वजह से, तो ऐड हुआ, एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो अब पता नहीं क्या आएगा। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आप लॉगिट के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। लॉगिट मॉडल का क्वेश्चन पहली बार एग्जाम में आएगा, इसका चांस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल का क्वेश्चन आएगा, इसका चांस ज़्यादा है। ठीक है, प्रॉबिट का उसके बाद है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको ध्यान से पढ़ने, समझ के बाद क्लियर है। तो ये सिलेबस लगभग मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, सबके ऊपर ग्रीन लगा दिया मैंने, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट ज़्यादा है आपको बता दिए। इसके बाद लास्ट है कैरिंग आउट एम्पिरिकल प्रोजेक्ट, चैप्टर 19 वुडरी से पढ़ना है, मगर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है कोई भी एग्जाम में, क्योंकि आपका जो एक पेपर है वो पेपर आपका जो है वो क्योंकि सिस्टम पे नहीं होना है, सिस्टम बेस्ड नहीं है, पेन पेपर है, तो वहाँ पे आपको वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं चलाने को बोल सकता। इसलिए वो इंटरनल असेसमेंट के अंदर अब तक तो पूछते रहे हैं कि इंटरनल में आप एक प्रोजेक्ट बना के दिखाइए, और उसका मैंने आपको बता दिया, हम जब आपको कंसेप्ट पढ़ाएंगे हर कंसेप्ट के साथ कुछ ना कुछ आपको सॉफ्टवेयर से जुड़ी बातें बताते रहेंगे कि इस सॉफ्टवेयर में क्या कनेक्टिविटी इसकी है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस लास्ट टॉपिक का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस एज सच नहीं है फाइनल एग्जाम में, इंटरनल में ज़रूर आपसे पूछेगा, और उसके लिए आपको साथ साथ पढ़ते पढ़ते तैयारी करते चलना है। आपकी अपनी चॉइस है सर कि आप उसको एक्सेल में करते हैं, आर में करते हैं, स्टेटा में करते हैं, ग्रेडल में करते हैं, आपकी चॉइस है। जिस भी सॉफ्टवेयर में करना चाहेंगे, मैं आपको एक बार देखो, हर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कुछ कमांड्स होती हैं, बस कमांड्स बता दूंगा, आप खुद चलाने लग जाएंगे उसको। कोई बहुत ऐसा कोई तुर्रम खानी काम नहीं है इसमें कि बहुत जिसमें बहुत ही एफर्ट लगने वाला हो, ऐसा कुछ नहीं है। और आजकल तो बहुत सब लोग टेक सेवी हैं, मैं देखता हूँ सब लोग तो आज बहुत ज़्यादा टेक सेवी हैं, आजकल तो टेक सेवीनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर है, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं, चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। डाउट सेशन में आएंगे, मैं आपको चला के दिखा दूंगा किस सॉफ्टवेयर में ये काम कैसे होना है, वो काम कैसे होना है, जो भी सॉफ्टवेयर आपने यूज़ करना होगा, आपको एक बार आपका उसमें आपका हाथ सेट करवा दूंगा, फिर आप चल पड़ेंगे उसमें। तो ये कहानी हुई सिलेबस की, और हम आपको क्या कंटेंट इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कोई बात अगर आप मेरे से पूछना चाहें और कुछ आप जानना चाहें तो नीचे हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट है www.primeacademy.in, वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है, वहीं पेमेंट डिटेल्स हैं, पेमेंट करनी है, और उसके बाद व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर करके आप हमारे को इन्फॉर्म करेंगे, आपका अकाउंट हम एक्टिवेट करेंगे। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही।
Okay, thank you.